हेलो दोस्तों। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं आज से वर्ल्ड ज्योग्राफी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये डे 1 है। और वैसे आल जितनी भी ज्योग्राफी की क्लासेस हुई हैं घटना चक्र की, इसका डे 22 है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो है चैप्टर ब्रह्मांड, जिसकी सामान्य अवधारणा को हम आज लोग कवर करेंगे। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रह्मांड। ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक कामते द वफेन द्वारा 1749 में किया गया। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने 1754-55 ईस्वी में ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिया, जिसे 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लास ने संशोधित किया। यह सिद्धांत निहारिका परिकल्पना नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जानी जाती है। ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर वैज्ञानिक संकल्पनाओं को दो वर्गों, एक त्वारक या अद्वैतवादी संकल्पना और दूसरी द्वैत तारक एवं द्वैतवादी संकल्पना में विभाजित किया गया। अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत कांट का वायव्यराशि परिकल्पना, कांट की वायव्यराशि परिकल्पना तथा लैप्लास की निहारिका परिकल्पना अधिक प्रसिद्ध हुई थी। द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत चैम्बरलिन तथा मोल्टान की ग्रहाणु परिकल्पना, मतलब जिसे ग्रहाणु परिकल्पना जेम्स जीन्स, सर हेराल्ड जेफरी की ज्वारीय परिकल्पना, एच.एन. रसेल का द्वैत तारक सिद्धांत आदि प्रमुख हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत विस्तारवादी या महाविस्फोट सिद्धांत, या जिसे बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंत्यर ने 1894 से 1966 जॉर्ज लेमेंत्यर ने 1927 में किया था, जिसे वर्ष 1949 में फ्रेड होयल द्वारा बिग बैंग नाम दिया गया। तो बिग बैंग नाम किसके द्वारा दिया गया? तो फ्रेड होयल द्वारा। बाद में रॉबर्ट वेगनर ने वर्ष 1967 में सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की। वह अवस्था जब संपूर्ण ब्रह्मांड में गर्म एवं सघन बिंदु पर आज से 13.7 से 13.8 अरब वर्ष पूर्व केंद्रित था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु में आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसके पश्चात ब्रह्मांडीय पदार्थ चारों ओर फैल गया। यह पदार्थ ही विभिन्न गैलेक्सियों के रूप में दृश्य है। गैलेक्सियों के अनंत समूह का सम्मिलित रूप ब्रह्मांड है। अवलोकनीय ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 से 200 अरब गैलेक्सी हैं। प्रत्येक गैलेक्सी में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। हालांकि यह संख्या अधिक भी हो सकती है। हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, उसे मंदाकिनी आकाशगंगा या दुग्ध मेखला कहते हैं। हमारी आकाशगंगा से लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं। गैलेक्सी अनेक आकार प्रकार में दृश्य होती है, यथा अंडाकार, सर्पिलाकार, अनियमित आकार इत्यादि। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा की सबसे निकट की आकाशगंगा है, जो हमारी आकाशगंगा से लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसे मेसियर भी कहा जाता है। ये जो एंड्रोमेडा है, ये सबसे नज़दीक की आकाशगंगा है हमारी आकाशगंगा के लिए। इसे मेसियर 31 नाम भी से जाना जाता है। 2005 में स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप ने आकाशगंगा के आकार के बारे में पूर्व धारणाओं एवं विभ्रम के विपरीत इस बात के स्पष्ट साक्ष्य पेश किए कि आकाशगंगा का दंड सज्जित सर्पिलाकार है। आकार जो है दंड सज्जित सर्पिलाकार या बेयर्ड स्पाइरल है। तारों का निर्माण गैलेक्सी में उपस्थित हाइड्रोजन व हीलियम की संगठक निहारिकाओं से होता है। तारों का जो निर्माण है वो हाइड्रोजन एवं हीलियम की संगठक निहारिकाओं से होता है। गुरुत्वाकर्षण बल से गैस एवं धूल के बादलों का गोले के आकार में संगठन, गति, उच्च ताप, संलयन अपक्रिया एक तारे के निर्माण के कारक हैं।
तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम प्रोटोस्टार का निर्माण होता है। प्रारंभिक अवस्था, प्रत्येक तारा विकास की मुख्य अवस्था में प्रवेश करता है। सूर्य के आकार का तारा इस अवस्था में 9 से 10 बिलियन वर्ष तक रहता है। इसके पश्चात तारे का हाइड्रोजन ईंधन विनष्ट होने लगता है और वह मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। किसी तारे की जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर करती है। सूर्य के आकार के तारे की अवधि लगभग 9 से 10 बिलियन वर्ष होती है। तारा जितना बड़ा होता जाएगा, जीवन अवधि उतनी कम होती जाएगी। सूर्य से 100 गुना या अधिक बड़े तारे जिसकी सतह का तापमान 30,000 केल्विन से अधिक हो की अवधि सिर्फ कुछ मिलियन वर्ष की होती है। विकास की मुख्य अवस्था से निकलकर एक तारा वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है, जिसमें उसकी बाहरी सतह फैलती है, वह ठंडा होता है और उसकी चमक कम हो जाती है। इस स्थिति को रक्तदानों या सुपर रक्तदानों कहते हैं। इसके पश्चात हीलियम कार्बन में और कार्बन अन्य भारी पदार्थों यथा लोहा आदि में परिवर्तित होने लगता है। इसके फलस्वरूप तारे में तीव्र विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। रक्तदानों या सुपर रक्तदानों अवस्था में क्रमशः नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा अपने आकार के अनुरूप मृत्यु की 3 दशाओं कृष्ण वामन, न्यूट्रॉन स्टार या कृष्ण विवर में से कोई एक प्राप्त करता है, जिनका विवरण इस प्रकार है। सूर्य सदृश छोटे तारे। रक्तदानों अवस्था के पश्चात नोवा विस्फोट के बाद यदि अवशेष सौरिक द्रव्यमान के 1.44 गुने की सीमा के अंदर होगा तो तारा श्वेत वामन बनेगा। 1.44 सौरिक द्रव्यमान की चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ठीक है, 1 सौरिक द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। मध्यम आकार के तारे। सुपर रक्तदानों अवस्था के पश्चात सुपरनोवा विस्फोट के बाद 1.44 सौरिक द्रव्यमान से 3 सौरिक द्रव्यमान तक रहने वाले तारे न्यूट्रॉन तारे अथवा पल्सर के रूप में परिवर्तित हो जाने की संभावना रखते हैं। बड़े आकार के तारे। सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात 3 सौरिक द्रव्यमान से अधिक अवशेष वाले तारे कृष्ण विवर या ब्लैक होल में परिवर्तित होते हैं। भारतीय अमेरिकी भौतिकविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने वर्ष 1930 में 1.44 सौरिक द्रव्यमान की वह सीमा निश्चित की थी जिसके अंदर के तारे श्वेत वामन बनते हैं और उसके बाहर ऊपर के अवशेष द्रव्यमान वाले तारे न्यूट्रॉन स्टार या कृष्ण विवर जिसे ब्लैक होल के रूप में कहते हैं के रूप में परिवर्तित होते हैं। ध्यान रहे कि 1.44 सौरिक द्रव्यमान की चंद्रशेखर सीमा नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे अवशेष तारे के द्रव्यमान से सुनिश्चित होती है। यह पूर्णतः निश्चित नहीं कि विकास की मुख्य अवस्था को किस आकार का तारा विस्फोट के पश्चात 1.44 सौरिक द्रव्यमान की सीमा के अंदर अवशेष के रूप में बचता है, किंतु ऐसा माना जाता है कि सूर्य के 8 गुने आकार तक के तारे में विस्फोट के पश्चात लगभग 1.44 सौरिक द्रव्यमान के बराबर अवशेष बचता है और इससे बड़े तारों का अवशेष 1.44 सौरिक द्रव्यमान से अधिक होता है। इन्हीं तारों के ब्लैक होल बनने की संभावना होती है। ब्लैक होल का उच्च गुरुत्वाकर्षण तारे के संपूर्ण अवशेष को अपने अंदर समा लेता है, यहाँ तक कि इसके पास से गुजरने वाली कोई वस्तु भी इसके गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकती है। एस चंद्रशेखर ने जनवरी 1935 में लंदन की रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की एक बैठक में अपना मौलिक शोध पत्र प्रस्तुत किया और बताया कि सफ़ेद बौने तारे एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में वृद्धि नहीं कर सकते। भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 1983 में नोबेल पुरस्कार डॉक्टर एस चंद्रशेखर W.A. फाउलर को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा मृत्यु की दशा को प्राप्त होता है, अतः सुपरनोवा एक मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। सूर्य हमारी गैलेक्सी के तारों में से एक है। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र की परिक्रमा करता है। गैलेक्टिक केंद्र से लगभग
4 kpc गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.94 kpc या 25.896 हजार प्रकाश वर्ष की औसत दूरी तथा लगभग 828,000 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति के कारण सूर्य की एक परिक्रमा करने में ये 7.94 किलो पर स्क्वायर kpc परिक्रमा करने में लगभग 22 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। पूर्व में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 1985 ईस्वी में गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 27,700 प्रकाश वर्ष दूर माना था। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है। तो ब्रह्मांड वर्ष क्या है? पूर्व में जो ये परिक्रमा करता है, सूर्य को परिक्रमा करने में लगभग इतने वर्ष जितने लगते हैं उसी को ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है, जो लगभग 24 दिन से 35 पृथ्वी दिवसों में पूर्ण करता है। लगभग 24 से 35 दिन में सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। निर्वात में प्रकाश द्वारा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड की गति से एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष में दूरियों का विवरण विभिन्न इकाइयों में इस प्रकार है। एक प्रकाश वर्ष बराबर मीटर में 9.461 × 10⁻15 किलोमीटर में देखिए मीटर में इतना है, किलोमीटर में 3 कम हो जाएगा, 10⁻12 हो जाएगा, 9.461 × 10⁻12 हो जाएगा। और वही मिलीमीटर में 3 बढ़ जाएगा, है ना, तो 18 हो जाएगा, 10⁻18 हो जाएगा। खगोलीय इकाई में 63.24 × 10⁻3 और मील में 5.878 × 10⁻12 मील। चंद्रशेखर सीमा से अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग पाकर नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं तथा न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं। इस अवस्था को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहते हैं। क्वासर एक चमकीला खगोलीय पिंड है जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। आकाश में दिखने तारों का ऐसा समूह जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होता है तथा जिन्हें एक नाम प्रदान किया गया है, तारामंडल अथवा नक्षत्र कहलाते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल हैं। सप्तऋषि तारामंडल से ध्रुव तारे का संकेत प्राप्त होता है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में चमकता है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे चमकीली तारों का समूह है। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा है। बीटलग्यूस ओरियन तारा समूह का सबसे चमकीला तारा है। यह पृथ्वी से लगभग 650 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसे सर्वप्रथम 1836 ईस्वी में सर जॉन हर्शले ने देखा, किंतु 1995 में हब्बल दूरबीन ने इसका चित्र खींचा। सूर्य की आंतरिक किसी तारे का खींचा जाने वाला यह प्रथम चित्र था। तारे अब उत्तरी और दक्षिणी खगोलीय ध्रुव के चारों ओर खगोलीय विषुवत रेखा के समानांतर चक्कर लगाते हुए दिखाई देते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी खगोलीय ध्रुव भौगोलिक उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित है तथा खगोलीय विषुवत रेखा पृथ्वी की विषुवत रेखा के लगभग ऊपर एवं ध्रुव के सदैव 90 डिग्री पर स्थित होती है और यह क्षितिज पर पूर्व से पश्चिम के बिंदुओं से अंतर्रोध करती। खगोलीय ध्रुव के अंशों की संख्या क्षितिज के विषुवत रेखा के अक्षांशों के बराबर होती है। अतः यदि कोई प्रेक्षक तारों की क्षितिज से लंबवत उठते हुए देखता है तो निश्चित ही वह विषुवत रेखा पर है। अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को आकाश का रंग काला दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे सब ग्रहों का व्यास, घनत्व, गुरुत्वाकर्षण, घूर्णन की अवधि दी गई है, जिसे आप देख सकते हैं।
इसकी अगर आप इसको देखना है तो आप जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम चैनल से, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है, तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, और इसे जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था 1927 में, और इसका नामकरण किया था फ्रेड होयल ने 1949 में, ठीक। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में के उद्भव की व्याख्या करता है, तो ये ब्रह्मांड की उद्भव की व्याख्या करता है 1927 में इसको जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था, और 1949 में फ्रेड होयल ने इसका नामकरण किया। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। गैलेक्सी अनेक आकार प्रकार के दृश्य होते हैं, अंडाकार भी होती है, सर्पिलाकार भी होती है, अनियमित आकार की होती है। वर्ष 2005 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने आकाशगंगा के आकार के बारे में पूर्व धारणाओं में विभ्रम के विपरीत इस बात के स्पष्ट साक्ष्य पेश किए कि आकाशगंगा का आकार बेयर्ड स्पाइरल या दंड सज्जित सर्पिलाकार होता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र के परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है करीब 25 करोड़ वर्ष। गैलेक्टिक केंद्र में लगभग 7.94 kpc या 25,896 प्रकाश वर्ष की औसत दूरी तथा औसत 828,000 प्रति घंटा के कारण सूर्य की कोई एक परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। परिक्रमा की अवधि ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है, कॉस्मिक ईयर। अतः निकटतम विकल्प है ना, तारे का रंग सूचक है तो उसके ताप का सूचक है, ठीक है। ये उसके टेम्परेचर पे कौन सा रंग आएगा तो उसको दिया हुआ है। वह सीमा जिसके अंदर बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। भारतीय भौतिकविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1930 में 1.44 सौरिक द्रव्यमान की वह सीमा निश्चित की थी जिसके अंदर के तारे श्वेत वामन बनते हैं और जिसके ऊपर के अवशेष द्रव्यमान वाले तारे न्यूट्रॉन स्टार या कृष्णविवर या श्यामविवर या ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित होते हैं। ध्यान रहे कि 1.44 सौरिक द्रव्यमान की चंद्रशेखर सीमा नोया या सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे अवशेष तारे के द्रव्यमान से सुनिश्चित होती है। यह पूर्णतः निश्चित नहीं कि विकास की मुख्य अवस्था को किस आकार का तारा विस्फोट के पश्चात 1.44 सौरिक द्रव्यमान की सीमा के अंदर अवशेष के रूप में बचता है, किंतु ऐसा माना जाता है कि सूर्य के 8 गुने आकार तक के तारे में विस्फोट के पश्चात लगभग 1.44 सौरिक द्रव्यमान के कारण के बराबर अवशेष बचता है और इससे बड़े तारे का अवशेष 1.44 द्रव्यमान से अधिक होता है। इन्हीं तारों के ब्लैक होल बनने की संभावना होती है। ब्लैक होल का उच्च गुरुत्वाकर्षण तारे के संपूर्ण अवशेष को अपने अंदर समा लेता है, यहाँ तक कि इसके पास से गुजरने वाली कोई भी वस्तु इसके गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकती। श्यामविवर होता है तो श्यामविवर सिमट गया तारा होता है। तारे के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है तो कृष्णविवर, जिसे ब्लैक होल बोलते हैं। कृष्ण छिद्र सिद्धांत क्यों प्रतिपादित किया था तो एस चंद्रशेखर ने इसे प्रतिपादित किया था। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी तो एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिससे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। तो दोनों सही है, सही व्याख्या कर रहा है। ये यूपीपीसीएस 2019 में भी आया था क्वेश्चन, ठीक है। उसी को इन्होंने आगे डिस्कस किया, ठीक। ये हम लोगों ने ऑलरेडी समरी में डिस्कस कर लिया है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण को का क्या कारण है? बहुत उच्च घनत्व इसका कारण है। सुपरनोवा है, एक मृतप्राय तारा है। सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं तो 88 तारामंडल हैं। ये
इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार 88 तारामंडल हैं, जिसमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध में से ही देखा जा सकता है। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? तो कृष्ण मास्टर खगोलीय वस्तु नहीं है, खगोलीय बल्कि कृष्ण विवर या ब्लैक होल खगोलीय वस्तु है। क्वासर एक तारावत स्रोत है जो लगभग 2.5 से 13 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। कुछ इससे भी अधिक दूरी पर स्थित हैं। ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, इनसे आने वाली रेडियो तरंगों से इनकी जानकारी प्राप्त की जाती है। इसी प्रकार पल्सर एक खगोलीय पिंड है जो स्पंदन के रूप में नियमित अंतराल पर रेडियो तरंगें उत्सर्जित करता है। निम्नांकित में कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? तो ब्रिस्टल स्टार नहीं पाया जाता है। पल्सर, क्वासर तथा ब्लैक होल अंतरिक्ष में पाए जाते हैं, जबकि ब्रिटल स्टार का संबंध एनिमेलिया जगत, इकाइनोडर्मेटा संघ और ओफ्रियोइडिया वर्ग से है, जो समुद्री जीव सी स्टार के समान हैं। ये दोनों ही समुद्री सतह पर रेंग कर चलने वाली समुद्री जीव हैं, जिन्हें मछली के समीप माना जा सकता है। अतः ब्रिटल स्टार का संबंध अंतरिक्ष से न होकर समुद्र से है। एक निश्चित आकार में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है, तो ये नक्षत्र कहलाता है। खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले तारों का ऐसा समूह जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होता है तथा जिन्हें एक नाम प्रदान किया गया है, तारामंडल अथवा नक्षत्र कहलाते हैं। हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है, जिसे बीटल ग्यूसू ओरियन तारा समूह का दूसरा सबसे चमकीला तारा है। यह पृथ्वी से लगभग 650 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसे सर्वप्रथम 1836 ईस्वी में सर जॉन हर्शले ने देखा, किंतु 1995 में हब्बल दूरबीन ने इसका चित्र खींचा। सूर्य के अतिरिक्त किसी तारे का खींचा जाने वाला यह प्रथम चित्र था। पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि आकाश स्याह काला है, तारे टिमटिमाते नहीं हैं। अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है। तो 1 और 2 सही है। अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को आकाश काला दिखने के या तारे टिमटिमाते नहीं दिखाई पड़ने के कारण वायुमंडलहीनता है। अंतरिक्ष यान के बाहर का तापमान लगभग 3 डिग्री केल्विन होता है, जो पृथ्वी तल के ताप से बहुत कम है। अतः कथन 3 सत्य। प्रकाश वर्ष इकाई है तो दूरी की इकाई है। निर्वात में प्रकाश द्वारा वर्ष में तय की जाती है, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का एक मात्रक है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है तो प्रकाश वर्ष। 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड की गति से 1 वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है निर्वात में। ठीक है। प्रकाश द्वारा तारे के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो अवस्थिति होती है विषुवत रेखा पर। तारे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के चारों ओर खगोलीय विषुवत रेखा के समानांतर चक्कर लगाते दिखाई देते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी खगोलीय ध्रुव भौगोलिक उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होते हैं तथा खगोलीय विषुवत रेखा पृथ्वी के विषुवत रेखा के लगभग ऊपर एवं ध्रुव के सदैव 90 डिग्री पर स्थित होती है। यह क्षितिज पर पूर्व एवं पश्चिम की बिंदुओं से अंतर्रोध करती है। खगोलीय ध्रुव के अंशों की संख्या क्षितिज के विषुवत रेखा के अक्षांशों के बराबर होती है। अतः यदि कोई प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते हुए देखता है तो निश्चित ही वह विषुवत रेखा पर है। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसने अपने गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मार्ग अपनाना अधिक सुविधाजनक होगा? तो ध्रुव तारे के अपनी बाईं ओर रखकर चलना। ध्रुव तारा उत्तर की दिशा में चमकता है, अतः पूर्व की ओर जाने के लिए ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चलना होगा। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि। ठीक है। निम्न में कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? तो बाइट नहीं है। ये कंप्यूटर प्रणालियों में
उपयोग होता है, ना कि अंतरिक्ष प्रणाली में। कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी, स्टैंडर्ड मॉडल जैसे सब किस संदर्भ में आते हैं, तो ब्रह्मांड और प्रेक्षण और बोध, ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध। इवेंट होराइजन एक ऐसी सीमा है जो अंतरिक्ष में ब्लैक होल के चारों ओर के क्षेत्र को परिभाषित करती है। इसी सीमा के अंदर किसी भी घटना का प्रेक्षण संभव नहीं। सिंगुलैरिटी या अंतरिक्ष काल में एक ऐसा स्थल है जहां किसी खगोलीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अनंत हो जाता है। स्ट्रिंग थ्योरी, इसमें सभी पदार्थों एवं ढालों को एकल सैद्धांतिक रूपरेखा में सम्मिलित कर ब्रह्मांड के मूल स्तर की व्याख्या कणों के स्थान पर कंपाइन स्ट्रिंग के पदों में की जाती है। स्टैंडर्ड मॉडल, कण भौतिकी का स्टैंडर्ड मॉडल एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें ब्रह्मांड में ज्ञात 4 मूल बलों में से 3 विद्युत चुम्बकीय, दुर्बल, प्रबल की व्याख्या की जाती है तथा सभी ज्ञात मूल कणों का वर्गीकरण किया जाता है। इसी के साथ हम लोगों का पहला चैप्टर खत्म हुआ, ब्रह्मांड। अब दूसरा चैप्टर हम लोगों का है सौरमंडल। इसे अगले वीडियो में हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिर इसी के साथ आज की क्लास अपनी हम रोकते हैं, ठीक है। और जिसको भी इसकी PDF चाहिए और जिसको आंसर राइटिंग करनी है मेंस के लिए, तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, धन्यवाद।